स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th की होम साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा थ्रू प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपको मैं दिखाऊंगा जिस तरीके का आपका पेपर आ सकता है सेकेंड टर्म का। सैंपल पेपर भी होगा इसमें, वो अनसॉल्व होगा, उसकी आंसर की तो मैं आपको दे दूंगा पर आप उसके क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इसमें इंग्लिश में भी होगा, मैं उसको हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी दोनों को ही। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आगे अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिस पेपर के थ्रू क्यों करवाना चाह रहा हूं, क्योंकि होम साइंस के अंदर ना थोड़े से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस आते हैं। सीधा थ्योरी नहीं पूछ लेंगे आपसे कि ये क्या होता है। आपको एक उदाहरण, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि वो एक महिला है, वो मोटी है, उसको किस तरीके का वो मतलब पहनना चाहिए कपड़ा। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए विद प्रैक्टिस पेपर्स। जब भी मैंने ये प्रैक्टिस पेपर लिए हैं, मैं चाहता तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा देता, बात वही हो जाती, थ्योरी को ही दोबारा पढ़ाने वाली बात हो जाती। यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ उनको करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, होम साइंस का पूरा कोर्स मैंने आपका बना रखा है जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आप इन वीडियोस को जरूर देख लेना, इसके बिना आपका पेपर नहीं हो पाएगा अच्छा। क्योंकि जब तक आपको इन चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज नहीं होगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से आप कभी भी होम साइंस का पेपर नहीं कर सकते। तो ये 10-10 12-12 मिनट की वीडियोस होती हैं, आप इन सभी वीडियोस को अच्छे से देख लें ताकि आपका पेपर जो है सेकंड टर्म का वो काफी अच्छे से हो जाए। तो आई होप आप मेरी बात को मानेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आज के पेपर को। तो आपको पता है कि आपको 13 प्रश्न करने हैं। ओके, 35 नंबर का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइम है आपके पास। तो ज्यादा टाइम यहाँ पे ना वेस्ट करते हुए सीधा हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में लॉन्ड्री और मतलब लॉन्ड्री में धुलाई प्रक्रियाओं की दो विशेषताओं का वर्णन करो। अस्पताल और होटल। तो हॉस्पिटल और होटल के अंदर हमें वॉशिंग प्रोसेस बताना है, ठीक है, लॉन्ड्री का। तो आइए देखते हैं फिर क्या है इसको। तो देखिए, हॉस्पिटल लॉन्ड्री के अंदर क्या होता है। देखिए, मैं आपको ये लिखा इंग्लिश में हुआ है पर हिंदी में भी समझा दूंगा, और लिखा इंग्लिश में है तो इंग्लिश वाले बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। सो हॉस्पिटल लॉन्ड्री में क्या होता है, हाइजीन का, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाता है, डिसइंफेक्शन का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई भी किसी कपड़े से इन्फेक्शन ना फैले। और हमें दो ही विशेषताएं बतानी है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो उसके बाद है, मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन हॉस्पिटल्स आर ऑफ द कॉटन। ओके, ज्यादातर जो आप अगर देखोगे, जो मतलब हॉस्पिटल में कपड़े होते हैं वो कॉटन के होते हैं। ठीक है, कॉटन के होते हैं। और इसमें क्या है कि मतलब कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादा। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, स्पेशल फिनिशिंग सच एज स्टार्च और वाइटनिंग इज नॉट टेकन केयर ऑफ ऑन दीज क्लोथ्स। ठीक है, इवन द आयरनिंग एंड प्रेसिंग मे नॉट बी डन टू परफेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि इतना ज्यादा भी ध्यान नहीं रखा जाता कि मतलब उसको इस्त्री किया जाए और उसको मतलब बहुत परफेक्ट बनाया जाए। ठीक है, होटल लॉन्ड्री की अगर हम बात करें, सो हेयर बिसाइड्स क्लेanलीनेस एंड हाइजीन, एस्थेटिक्स एंड फाइनल फिनिश ऑफ द आर्टिकल्स आर द इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे होटल वालों में क्या होता है कि साफ सफाई तो रखते ही हैं ये कपड़ों की, यहाँ पे सुंदरता भी मतलब कपड़ों की देखी जाती है, और कपड़ों का फिनिश भी अच्छा होना चाहिए। लाइक जो मतलब पर्दे होते हैं, कर्टन्स वगैरह होते हैं, वो साफ सुथरे, ज्यादा अच्छे, मतलब थोड़े से चमकदार होने चाहिए। सो एज कंपेयर टू हॉस्पिटल्स द आर्टिकल्स हेयर में भी डिफरेंट ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। तो हॉस्पिटल के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ कॉटन के ज्यादातर आर्टिकल्स थे, कपड़े वगैरह। लेकिन आप यहाँ पे जब होटल के अंदर देखते हो, ठीक है, हॉस्पिटल में तो आपने देखा कॉटन के हैं, होटल के अंदर आपको अलग अलग जो है फाइबर कंटेंट भी मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, दो ही आपको बताने थे। अब दूसरा क्वेश्चन जो था वो हमारा वो क्या था, ग्रीन मार्केटिंग उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पाद प्रदान करता है जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस कथन के दो कारण बताने हैं। फिर उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों, दायित्वों और संरक्षण क्रियाविधियों के बारे में जागरूक और जानकार होना क्यों जरूरी है। यानी कि ग्रीन मार्केटिंग वगैरह के बारे में बताते हुए फिर हमें कंज्यूमर्स के बारे में बताना है कि हमें अवेयर क्यों रहना चाहिए। आइए देखते हैं। इको फ्रेंडली प्रोडक्शन एंड ग्रीन मार्केटिंग प्रोवाइड कंज्यूमर विद प्रोडक्ट्स दैट आर मोर इन ट्यून विद नेचर। यानी कि इको फ्रेंडली
पर्यावरण से मतलब जो मतलब ज्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए ऐसा प्रोडक्शन करना। सो इसमें क्या मतलब होता है कि क्रिएट्स लेस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यूजेस फ्यू रॉ मटेरियल्स, सेव्स अदर रिसोर्सेज। ठीक है, ठीक है, कम यहाँ पे आप अगर देखोगे कि मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम कच्चा माल यूज होता है, और दूसरे जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज होते हैं उनको बचाया जाता है। फिर जो हमारे उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उनको अवेयर, जागरूक क्यों रहना चाहिए और हमेशा एजुकेटेड क्यों रहना चाहिए अपने राइट्स को, अपने अधिकार को लेके। तो ऐसा है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। लोग हमें मिसलीड कर सकते हैं, लोग हमें फ्रॉड कर सकते हैं हमारे साथ में। ठीक है, सो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद है, किस आविष्कार ने फैशन को लोकतांत्रिक बनाया और हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया जिससे यह सभी के लिए सुलभ हो गया। ओके, इस संदर्भ में इसाक सिंगर की भूमिका का वर्णन कीजिए। रेडी टू वियर या फैक्ट्री निर्मित कपड़े, या जिसको हम आप कहते हैं रेडीमेड कपड़े। ठीक है, रेडीमेड कपड़ों के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द का नाम बताइए। और इस तरीके से ही आ सकता है, तो आइए देखते हैं इसको क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेविंग मशीन, सिलाई मशीन का इन्वेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, 1859 में इजाक सिंगर जो है इस नाम से कोई थे, तो डेवलप्ड द फुट ट्रेडल फॉर द सेविंग मशीन विच लेफ्ट द हैंड्स फ्री टू गाइड द फैब्रिक। ये पैरों वाली जो सिलाई मशीन है वो आती है। ठीक है, तो ये आप यहाँ के मतलब इसके 2 पॉइंट ले सकते हो। फिर उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है, आंतरिक डिजाइन व्यावसायिकों का मुख्य कार्य क्या है, जो इंटीरियर डिजाइन प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, आपको 2 विकल्पों को सूचीबद्ध करना है जहां वे स्वयं उद्यमी के रूप में काम करते हैं। सो 2 ऑप्शंस हमें बताने हैं जो हम वो सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं। सो इंटीरियर डिजाइनर्स का काम यही होता है कि द मेन गोल ऑफ इंटीरियर डिजाइनर इज टू परफेक्टली कंबाइन फॉर्म विद फंक्शन एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू इंट्रोड्यूस इंटीरियर कॉन्सेप्ट दैट विल इंक्रीज द ब्यूटी, सेफ्टी एंड फंक्शनैलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेस और एरिया। इंटीरियर्स को अच्छा करना, आंतरिक रूप से सुंदर बनाना किसी भी जगह को, किसी भी एरिया को, इनका काम है। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, जैसे कि रिटेल स्टोर हो सकती है, रेसिडेंशियल होम्स, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, होटल्स। तो आप कोई भी 2 इसके बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित का कारण बताइए। इसमें प्रस्तुतिकरण तकनीकों के विकास के साथ विकास पत्रकार के लिए उत्कृष्ट भाषा और कंप्यूटर कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर सामुदायिक रेडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामुदायिक रेडियो लोगों की आवाज बन जाता है और उनके विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। सो यहाँ पे है कि अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, एक्सीलेंट लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट जर्नलिस्ट। ठीक है, एक डेवलपमेंट जर्नलिस्ट के अंदर ये सारी स्किल्स अगर होती हैं तो आपको बताना है। कम्युनिटी रेडियो के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके आंसर को देख लेते हैं। सो डेवलपिंग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स टू डिलीवर स्मूथ एंड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स अलोंग विद इंटरव्यूइंग टेक्निक्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके अंदर क्या है कि मतलब अगर प्रस्तुतिकरण की आपके पास टेक्निक है और आप मतलब इंटरव्यू करने की आपके पास अच्छी टेक्निक है, ये बहुत जरूरी है। कमांड इन एनी वन लैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए। स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दे ऑल्सो नीड टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह के बारे में उनको सब चलाना, ऑपरेट करना आना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस वगैरह, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। अब ये क्या है, सामुदायिक रेडियो, कम्युनिटी रेडियो। ये क्या है कि ये लोकल पीपल के द्वारा, यानी कि जो वहां के आम जन होते हैं, ठीक है, उन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड द कंटेंट्स आर फॉर लोकल यूज इन देयर लोकल डायलेक्ट, और आम बोलचाल की जो उनकी बोली होती है वहीं की, ठीक है, निजी जो वहां की होती है उसी डायलेक्ट में, उसी बोली में ये होता है। द लोकल रेडियो स्टेशन जनरली सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो वहीं के कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू पार्टिसिपेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन डिस्प्ले देयर टैलेंट्स। अपना अगर कोई टैलेंट दिखाना चाहता है तो वो इस रेडियो के द्वारा दिखा सकता है। NGOs and educational institutions can seek license to set up a local community radio station। ठीक है, आप जो NGOs वगैरह होते हैं ये लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इस तरीके से ये इसमें आप मतलब बता सकते हो। और आप इसके अंदर अगर देखोगे कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, ठीक है, इसमें आप करियर मतलब अपना बना सकते हो। कम्युनिटी रेडियो जो है बहुत लोगों की आवाज बन के सामने आया है। सो ये आपका हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, वस्त्र के उत्पादन के चरणों में जब रंग को विभिन्नता के लिए जोड़ा जाता है तो कई प्रकार के डिजाइन प्राप्त होते हैं। वस्त्र उत्पादन के ऐसे 4 स्तरों का वर्णन कीजिए जहां पर रंगाई का अनुप्रयोग किया जाता है।
So a vast range of designs are obtained when color is added for variation in the production stages of the garment, कपड़ों के. So describe 4 stages of textile production where dyeing is done, जहाँ पे dyeing की जाती है, रंगाई की जाती है. सो यहाँ पे क्या है कि डाइंग यानी कि रंगाई करना इज वेरी रेयरली डन एट द फाइबर स्टेज बिकॉज इट प्रूव्स टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस. फाइबर को रंगना मुश्किल होता है, ये महंगा होता है. सो डाइंग डन एट यार्न स्टेज, यार्न का जब स्टेज होती है जब इसमें रंगाई की जाती है. और फिर क्या है कि वोवेन स्ट्राइप्स चेक्स आर कॉमन डिजाइन प्रोड्यूस्ड. ब्रोकेड एंड जैकवार्ड पैटर्निंग इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग डाइड यार्न्स. ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न वगैरह के नाम आपको याद रखने हैं. डाइंग एट फैब्रिक स्टेज इज मोस्ट कॉमन मेथड, बहुत ही मतलब ये कॉमन मेथड है. इट मे बी डन टू प्रोड्यूस सिंपल सिंगल कलर्ड फैब्रिक्स एंड एज डिजाइंड मटेरियल्स थ्रू मतलब डाई. ओके, ये क्या है कि इस स्टेज पे जब ये किया जाता है तो मतलब एक सिंगल कलर का अगर कोई फैब्रिक हमें बनाना है तो उसके लिए होता है. एंड कलर कैन ऑल्सो बी एडिट एट द फैब्रिक स्टेज बाय पेंटिंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड पैच. ठीक है, ये अलग अलग तरीके से भी हम मतलब फैब्रिक स्टेज में कलर कर सकते हैं. और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे कि दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. बुनावट दिखने और छूने की एक संवेदी अनुभूति है जो वस्त्रों की स्पर्शी तथा दृश्य गुणवत्ता को बताती है. 4 कारकों को सूचीबद्ध कीजिए जो वस्त्र सामग्री में बुनावट का निर्धारण करते हैं. ये इंग्लिश में देखो, आपको साथ साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि कुछ भाषा ऐसी होती है जो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और इंग्लिश वाले बच्चों का तो फायदा हो ही जाएगा. सो टेक्सचर इज द सेंसरी इंप्रेशन. जब आप टेक्सचर को हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि हार्ड टेक्सचर है, रफ है, स्मूथ है, सिल्की है. ओके, ये आपसे पूछा जा रहा है इसमें. सो आइए देखते हैं. सो फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टेक्सचर इन टेक्सटाइल मटेरियल्स. एक तो फाइबर कंटेंट कैसा है, मैन मेड है या नेचुरल है, प्राकृतिक है या मतलब मानव निर्मित है. यार्न प्रोसेसिंग एंड यार्न टाइप. ठीक है, क्या उसका मेथड है, ओके, किस तरीके से वो है, इस पे निर्भर करता है. फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ठीक है, किस तरीके से वो है, वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग, लेस मेकिंग. फोर, उसके बाद है फैब्रिक फिनिशेस, स्टिफिंग, आयरनिंग, कैलेंडरिंग, टेंटरिंग. ठीक है, सरफेस ऑर्नामेंशन, टफ्टिंग, फ्लॉक प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी. अगर उसको सजाना है, ठीक है, उस पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह अगर करनी है, उस पर कढ़ाई वगैरह अगर कुछ होती है तो भी आपको टेक्सचर पे दिखेगा कि कुछ अलग से हो रहा है. ठीक है, सो किन्हीं 4 के बारे में आपको वर्णन करना था. हर जगह स्वच्छता लाने और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के प्रयासों में वृद्धि लाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में बताना है. 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट होता है. ग्रामीण इलाके जो रूरल एरियाज हैं वहां तक एकदम स्वच्छता लाना. ओके, ये हमारा मतलब एक उद्देश्य था. टॉयलेट्स का विकास करना. ठीक है, और मतलब इस तरीके से ये आप इसमें बता सकते हो. गृह व्यवस्था परामर्शदाता के रूप में कमल एक आतिथ्य प्रतिष्ठान में अनुबंध के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता है. गृह व्यवस्था विभाग के चारों वर्गों के विषय में उसे बताइए, जिससे इसमें क्या हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट जो साफ सफाई और वो सब करते हैं ना, तो वो सब आ जाएगा इसके अंदर. तो अब ये क्या है कि भाई कमल नाम का है कोई, ये करना चाहता है. अब आपको थोड़ा इसके बारे में बताना पड़ेगा. हाउस कीपिंग कंट्रोल डेस्क. अब ये जो होता है ये क्या होता है, पासिस ऑन द इंफॉर्मेशन टू हाउस कीपिंग स्टाफ हु आर वर्किंग इन फ्लैट्स. कोई फ्लैट वगैरह है जहाँ पे हाउस कीपिंग वाले काम करते हैं तो ये कंट्रोल डेस्क वाले उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं. फिर है हाउस कीपिंग मैनेजमेंट. ठीक है, प्लान्स, ऑर्गेनाइजेज एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट. फिर है गेस्ट रूम ब्रिगेड. ये क्या होता है कि अपकीप्स एंड क्लीन्स द गेस्ट रूम, ये गेस्ट रूम वगैरह को साफ करते हैं. पब्लिक एरिया ब्रिगेड, ये क्या है कि लॉबी, फ्रंट ऑफिस वगैरह को और उस सबको साफ सफाई में मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं. सो आप ये 4 बता सकते हो, बहुत है. आपका परिवार अर्ध स्वचालित धुलाई मशीन के स्थान पर पूर्णतः स्वचालित धुलाई मशीन खरीदने की योजना बना रहा है, यानी कि फुली ऑटोमेटिक मशीन खरीदना है, वॉशिंग मशीन. सो इनमें आपको एक अंतर बताना है. ओके, अंतर देख लेते हैं कि मतलब किस प्रकार से है, और इसके ड्रायर भी बता दूंगा आपको मैं. सो एक तो मशीन होती है जो फुली ऑटोमेटिक होती है, जिसमें आपको कुछ भी अपने आप से नहीं करना होता. इसमें क्या है कि आपको पानी भरना, टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉश साइकिल, नंबर ऑफ रिंसेस, नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड. आपको कुछ नहीं करना, बस पानी डाल के और बस डाल दो कपड़े, सब खुद हो जाएगा. दीज आर वन टब मशीन्स, एक टब होता है इसके अंदर. सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है कि थोड़ा बहुत आपका इंटरवेंशन चाहिए होता है, थोड़ा सा आपका हस्तक्षेप चाहिए होता है. सो रिंस वाटर इन सच मशीन हैज टू बी फिल्ड एंड ड्रेन्ड आउट विद ईच साइकिल. ओके, आपको भाई थोड़ा सा निचोड़ना पड़ता है, कपड़ों को निकाल के फिर सुखाना पड़ता है. ये 2 टब मशीन्स होती हैं. एक में आपके कपड़े धुलते हैं
और दूसरे वाले में सूखते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम्स इन ड्रायर्स। अब ड्रायर की बात करें तो एक तो लो टेम्परेचर से ड्रायर हो सकता है, ओके, जो थोड़ी ठंडी हवा फेंकेगा, ठीक है। दूसरा आपका हाई टेम्परेचर का हो सकता है, जो गर्म हवा आएगी लेकिन धीरे धीरे आएगी, ओके। लो टेम्परेचर वाली बहुत तेज हवा चलेगी, मतलब जो ठंडी हवा होगी, लेकिन अगर ड्रायर गर्म है तो उसकी धीरे धीरे हवा आएगी। सो ये हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, आज के सूचना समाज को जागरूकता पैदा करने, संवेदनशील बनाने, शिक्षित करने और जनता को सशक्त बनाने के लिए विकास, संचार और विस्तार विधियों की आवश्यकता है। जनता तक पहुंचने के लिए विकास, संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 साधनों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको कैसे बताओगे आप, देखो। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के 3 मेथड है। कैंपेन, कैंपेन है प्रचार प्रसार करना। सो कैंपेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूसेज ऑफ डिफरेंट कम्युनिकेशन मेथड्स। अलग अलग कम्युनिकेशन के जो जनसंचार के मेथड्स को यूज करके आप कैंपेनिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी मीटिंग हो रही है, कोई टूर हो रहा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह से है, ठीक है, पैम्पलेट लेफलेट्स वगैरह जो होते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह जो होते हैं, इससे आप कैंपेनिंग करते हो, ठीक है। तो जैसे स्वच्छ भारत मिशन की कैंपेनिंग आपने देखी होगी, अलग अलग तरीके से होती है। फिर है रेडियो एंड टेलीविजन आर द मोस्ट पॉपुलर। बहुत ही फेमस है ये रेडियो टेलीविजन, चीपेस्ट यानी कि सस्ते हैं, एंड कन्वीनियंट, काफी कन्वीनियंट है, ठीक है, जिनको हम काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। रेडियो इज द मोस्ट एक्सेसिबल मास मीडियम। ज्यादा से ज्यादा लोग रेडियो को, तो भाई आज के टाइम पे तो कोई इतना यूज नहीं करता, पर एक टाइम ऐसा था कि रेडियो ही था सब कुछ, और टीवी भी अब सभी के पास है। सो ये हो जाएगा। कम्युनिटी रेडियो, जैसे कि अभी हम पीछे पढ़ के आए थे, लोकल, मतलब अपने जितने भी एजेंडा होते हैं वो सब इसमें चलाए जाते हैं। प्रिंट मीडिया, इससे भी आप कैंपेनिंग वगैरह कर सकते हो, और ये भी एक मतलब तरीके से कम्युनिकेशन का ही डेवलपमेंट है, ओके। इसमें आपको रीजनल और आपकी नेशनल लेवल की जितनी भी खबरें हैं वो सब इसमें दिख जाती हैं। फिर 10वां प्रश्न है, फैशन एक चक्र में चलता है, जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे सामान्यतः फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है। तो फैशन साइकिल हमको बतानी है यहाँ पे, तो आइए देखते हैं। फैशन साइकिल क्या है? द स्टेजेस ऑफ फैशन साइकिल इंक्लूड इंट्रोडक्शन, राइज, कल्मिनेशन एंड देन डिक्लाइन। कोई भी फैशन आता है ना, पहले तो वो भाई पता चलता है वहां से आया है, फिर एक वो फैशन बहुत चल जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, फिर उसका फैशन बिल्कुल चला जाता है। जैसे कि एक टाइम पे फैशन था खुली, वो वैसे बेल बॉटम पैंट पे मतलब पहनने का, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, फिर अमिताभ बच्चन वगैरह बहुत पहनते थे, फिर वो फैशन बहुत चला, फिर वो धीरे धीरे कम हुआ, फिर उसका डिक्लाइन हो गया। ये हो जाएगा। क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल, डिजाइनर्स इंटरप्रेट देयर रिसर्च एंड क्रिएटिव आइडियाज इनटू अप्रैल एंड देन ऑफर द न्यू स्टाइल्स टू द पब्लिक। डिजाइनर लोग जो होते हैं ना, वो व्याख्या करते हैं नई नई स्टाइल्स का, ठीक है, नई नई रिसर्च करते हैं, वो खोज करते हैं, उसके बाद आता है कोई फैशन। और इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी, एज द न्यू फैशन इज परचेज्ड, worn एंड सीन बाय मैनी पीपल, इट में बिगिन टू राइज इन पॉपुलैरिटी। अब भाई ये प्रसिद्ध कैसे होता है? जब मान लो कोई हीरो है, ठीक है, कोई अक्षय कुमार जैसा हीरो है, इसने कुछ चीज पहन ली, अब वो फिर उसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो लोग भी उसको देख के पहनेंगे। पीक ऑफ पॉपुलैरिटी, ठीक है, जब मतलब बहुत ज्यादा ये पहना जाना लगता है तो वो पीक ऑफ पॉपुलैरिटी हो जाती है। फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है कि धीरे धीरे वो ट्रेंड चला जाता है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो नए फैशन की तरफ लोग चले जाते हैं। यही फैशन साइकिल है। 11वां है, आपके चाचा जी ने पिछले महीने सीजन सेल में एक ब्रांडेड शुद्ध ऊनी कोट खरीदा और वह इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, ओके। आपके चाचा जी ने ऊनी कोट खरीदा है, वूलन कोट खरीदा है। सो इस संदर्भ में वे कौन से 2 उपभोक्ता अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे में उनको पता चलता है कि ये सही नहीं है तो क्या करेंगे? वो कंज्यूमर राइट कौन से वो यूज कर सकते हैं? 4 दायित्वों का उल्लेख करते हुए, ठीक है, उनके द्वारा उन्हें एक जिम्मेदार उपभोक्ता माना जा सकता है। उन्हीं कोड की गुणवत्ता और शुद्धता के लिए कौन सा चिन्ह होता है, मानक चिन्ह? तो देखिए, कंज्यूमर राइट क्या है? राइट टू बी हेard, ठीक है, यानी कि उनको कोर्ट में जाके सुन, वो अपनी बातें बता सकते हैं, उनको सुना जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। राइट टू सीक रीएड्रेसल, उनको पूरा अधिकार है, ठीक है, कि अगर उसको कुछ भी गलत चीजें मिलती है तो वो उसके खिलाफ उनको कंपेंसेशन मिले, उनको मुआवजा मिले। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही शुड हैव नॉलेज ऑफ वेरियस राइट्स एंड लॉज। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अलग अलग अधिकारों की और कानूनों की जानकारी हो। बिफोर मेकिंग अ परचेज ही शुड डू अ मार्केट सर्वे। आप अलग अलग जगहों से पहले पूछ लें ये चीज कैसी है खरीदने से पहले, और उनको किसी के प्रेशर में आके कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो खरीदो, ओके। आप पूरी इसको इन्फॉर्मेशन वगैरह को पढ़ के क्वालिटी वगैरह अश्योर करके तभी खरीदो। ये वूल मार्क जो है ना, ये मानक चिन्ह होता है कोई भी अगर आप वूलन कपड़ा खरीदते हो, ठीक है। सो ये है। फिर 12वां प्रश्न है, हेमा एक ऐसी महिला के लिए सलवार कमीज डिजाइन कर रही है जिसका पेट मोटा है।
ओके, मैंने आपको कहा था ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके। सुझाव दीजिए कि वह इस पोशाक में डिजाइन के सभी चार तत्वों का उपयोग कैसे कर सकती है। सलवार कमीज इसको डिजाइन करनी है, फैट बैली है और 4 एलिमेंट्स बताने हैं। पहला एलिमेंट है लाइन। लाइन क्या है? द शर्ट शुड हैव वर्टिकल स्ट्राइप्स, ठीक है, मोटी है तो वर्टिकल स्ट्राइप्स होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे कर्व्ड पैटर्न नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर है कलर। कलर की अगर हम बात करें तो वो अगर मोटी है तो थोड़े से कूल कलर्स होने चाहिए, ग्रीन ब्लू। ओके, इससे क्या होता है कि थोड़ी बॉडी पतली दिखेगी। शेप, स्मॉल प्रिंट्स, ज्यादा बड़े प्रिंट ना हो। ओके, टेक्सचर की बात करें यहाँ पे है कि काफी स्मूथ टेक्सचर हो सकता है, जैसे लाइनेन, क्रीप, सिल्क और सैटिन, ये हो सकता है टेक्सचर। फिर है एक होटल का खाद्य और पेय विभाग, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के बारे में बताना है। और उसके बाद है सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में बताना है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 5 कौन कौन सी ऐसी दक्षताएं जो होनी चाहिए, उनके अंदर खूबियां होनी चाहिए, वो बतानी है। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे कि सेल ऑफ फूड एंड बेवरेज के लिए होता है। द रिलेटेड सर्विस डिपार्टमेंट्स ही मतलब जैसे कि आप देखोगे कि किचन, बैंक्वेट एंड रेस्टोरेंट, रूम सर्विस, स्टेवर्डिंग, बार, कॉफी शॉप, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर आप किसी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आपके एक तो वेल ग्रूम्ड आप होने चाहिए, आप साफ सुथरे दिखें, हैव गुड हाइजीन, ठीक है, सफाई रखें, ऑर्डरलीनेस हो आपके अंदर, गुड आपके मैनर्स अच्छे हों, एटिक्वेट्स अच्छे हों, आपके जो एक तरीके से जो मतलब शिष्टाचार के साथ आप बात करते हो। बिसाइड्स अ स्माइलिंग फेस, आपका हंसमुख चेहरा हो, चीयरफुल एटीट्यूड हो, आपका मतलब जो व्यवहार है वो काफी अच्छा हो, सेल्फ डिसिप्लिन में आप रहें, ये हो जाएगा। अब पेपर 2 में आपको दिखा देता हूँ, पेपर 1 में जितने क्वेश्चन करे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट थे, अब आगे देखते हैं पेपर 2 में क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में लॉन्ड्री में धुलाई प्रक्रियाओं की 2 विशेषताओं का वर्णन करो। निर्जल सफाई की दुकानें, घरेलू धुलाई, ड्राई क्लीनिंग शॉप्स और हाउस होल्ड लॉन्ड्री। इसमें आप देख लेते हैं हम धुलाई की प्रक्रिया को। हाउस होल्ड लॉन्ड्री में क्या है कि भाई डेली हमारी डोमेस्टिक वॉशिंग मशीन होती है जिसमें 5-10 किलो भाई आ जाता है लोड। और समटाइम्स जो धोबीज वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं कि मतलब कभी कभार धो देते हैं। ड्राई क्लीनिंग शॉप्स में क्या होता है, बिगर आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि बड़े बड़े जो कपड़े होते हैं वो हमें ड्राई क्लीनिंग में भेजे जाते हैं। द बिगर वॉशिंग मशीन्स हैव द कैपेसिटी टू हैंडल, ये 100 किलो तक धो देती हैं भाई। और दे हैव सेपरेट मशीन्स फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग हो जाती है। अदर इक्विपमेंट इंक्लूड हाइड्रो एक्सेक्टर्स, ड्रायर्स, फ्लैट बेड आयरनिंग एंड प्रेसिंग, प्रेस वगैरह सारा जुगाड़ होता है। द कस्टमर इस आपको इसमें 2 ही बताने हैं तो ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार उपभोक्ताओं को समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को, अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाता, आपको मतलब आपको धोखा दे सकता है। तो ऐसे में आपको समस्याएं बतानी है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एक तो है कि पुअर क्वालिटी गुड्स, खराब गुणवत्ता का सामान मिलना, एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावटी सामान मिलना, हाई प्राइसेस, महंगा सामान देना, लैक ऑफ कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, आपको जानकारी ना होना। आप ये बता सकते हो 4, ठीक है, बाकी तो और भी लिखे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, उस परिधान का नाम लिखिए जो पिछले लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है, विशेष रूप से यह किसके लिए बनाए गए थे। फैशन और फैड्स में अंतर बताओ। आइए देखते हैं क्या है। डेनिम, डेनिम आज तक चल रहा है भाई। डेनिम आप देखोगे 150 सालों से आज भी चल रहा है। और फैशन और फैड्स में देखते हैं क्या है। फैशन एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक चलती है। ओके, सूट, स्कर्ट, ब्लाउज, ये पॉपुलर चीजें होती हैं। फैड्स क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म फैशन होते हैं, जैसे कि थोड़े समय के लिए आते हैं, जैसे कि बैगी पैंट हो गई, ऐसी पैंट हो गई जो आप मतलब अपनी कमर से भी थोड़े नीचे पहनते हो, इसका भी एक फैशन चला था। टाइट बहुत ज्यादा पैंट पहनना, ये शॉर्ट टर्म के फैशन होते हैं। चौथा है, निम्नलिखित का कारण बताइए। प्रेस की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, यानी कि पावर ऑफ प्रेस। और स्वनियोजित महिला संघ द्वारा जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आईसीटी का प्रभावी ढंग से उपयोग, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कैसे विमेन्स को एम्पावर करने के लिए काम किया गया है। प्रेस का तो भाई इंपॉर्टेंट काम होता ही है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, क्योंकि ये चौथा स्तंभ होता है, चौथा पिलर होता है डेमोक्रेसी का। द न्यूजमैन एंड जर्नलिस्ट फोकस ऑन सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और हमारे जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं वो हमें बहुत सी चीजें बताते हैं समाज को। दो लिमिटेड टू अ वेरी गुड एग्जांपल्स, इट इज अ मीडियम ऑफ कंटिन्यूअस एजुकेशन, हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है मीडिया से।
प्रेस इज अ ग्रेट मीडियम दैट कन्वेज द ट्रूथ टू पीपल। जो प्रेस है उससे हमें सच्चाई का पता चलता है लोगों को। द प्रॉब्लम्स ऑफ, जो बिजली की समस्या, पानी की समस्या, महंगाई की समस्या, नागरिकों की समस्या, प्रदूषण की समस्या, भ्रष्टाचार करप्शन की समस्या, ये सब हमें प्रेस से ही पता चलता है। अब इसका आईसीटी वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। आईसीटी में क्या है कि आईसीटीज हैव बीन यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग पीपल। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाते हैं, चाहे वो रेडियो हो, कंप्यूटर हो, टेलीफोन हो, फैक्स मशीन हो, मोबाइल फोन हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो। तो इन सब से हमने महिलाओं को सशक्त किया है, ओके, कम्युनिकेट किया है महिलाओं से। अलग अलग एनजीओज ने, अलग अलग जो विमेन्स के एसोसिएशन है वो जानकारी पहुंचाती है महिलाओं तक। ये हो जाएगा। टीना एक फैशन डिजाइन प्रशिक्षक है, वह अपने छात्रों को डिजाइन के 4 तत्वों के उपयोग के बारे में बताना चाहती है। तो 4 जो डिजाइन के एलिमेंट्स हैं, कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप और फॉर्म, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है जन सेवा उद्घोषणा का क्या अर्थ है? विकास संचार में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। सो जन संचार उद्घोषणा क्या है? पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। ठीक है। ये क्या है कि आर ब्रीफ 10 to 60 सेकेंड मैसेजेस बिटवीन प्रोग्राम्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ जिंगल्स। ठीक है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए बहुत सी बीच बीच में ऐड आ जाती है, तम्बाकू ना खाएं इसका आ जाता है। ओके, तो ये सब हो जाएगा। होटल और मोटल में अंतर, होटल एंड मोटल में डिफरेंस। सो होटल क्या है? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होता है जहां पे आपको रह सकते हो, गेस्टों को बहुत सी सर्विसेज मिलती है। मोटल क्या है? ये भी सर्विस तो होटल जैसी होती है, पर इसमें पार्किंग फैसिलिटी भी होती है। ओके, आपको मतलब आपके आसपास ही पार्किंग वगैरह भी मिल जाती है। रेडियो विकास संचार, ये भाई हम कर चुके हैं। सामुदायिक रेडियो भी मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, ये दोबारा रिपीटेड है भाई। ठीक है। फिर है धुलाई मशीन में जल निष्कर्षण प्रक्रिया के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं, प्रत्येक को विस्तार से समझाएं। पानी कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है? सो वाटर एक्सट्रैक्शन, पानी का निष्कर्षण, ये क्या है कि एक तो स्पिनिंग, स्पिनिंग एट स्पीड्स एक्सीडिंग 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, ये एक यूनिट होती है, इकाई होती है। ये बहुत फोर्स के साथ होता है, जिसमें पानी जो है वो बाहर आता है कपड़ों से। ओके, ये पाइप से बाहर आ जाता है पानी। बॉटम ड्रेन, इसमें क्या है? मशीन्स विद परफोरेटेड ट्यूब्स। ठीक है। परफोरेटेड टब्स स्टॉप एट द एंड ऑफ द वॉश फेस एंड देन एट द एंड ऑफ द रिंस प्रोसेस द वाटर फिल्ड इनटू द टब, मशीन इज डिस्चार्ज थ्रू द बॉटम एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब्स स्पिन्स रैपिडली, और वो टब घूमने लगते हैं और वो बाकी का जितना भी बचा हुआ पानी होता है वो बाहर आ जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिनिंग एंड बॉटम ड्रेन, कुछ में इसमें ये तरीके में दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो इस तरीके से आप बताएंगे। 10वां प्रश्न है फैशन उद्योग में खुदरा संगठन। ठीक है। फैशन की दुनिया में डिजाइनरों के शोरूम से खुदरा दुकानों तक और फिर उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है। फैशन से मतलब ये लेके आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसा भी है, इसका बी पार्ट जो है, एक बड़े फैशन रिटेल स्टोर में कौन से प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे? विक्रय, दृश्य व्यापार और सुविधाओं का रखरखाव। तो आइए देखते हैं। तो फैशन रिटेल बिजनेस जो होता है, पहले तो एक स्मॉल सिंगल यूनिट होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, चेन स्टोर होते हैं, इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये नेबरहुड स्टोर्स होते हैं आपके पड़ोस में, छोटे छोटे। डिपार्टमेंट स्टोर्स भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और चेन स्टोर्स होते हैं। फंक्शंस में क्या क्या आ सकता है? सेलिंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, मेंटेनेंस ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब 11वां प्रश्न है, आपकी माँ को आपके भाई की शादी के लिए एक शुद्ध रेशमी साड़ी और एक सोने की अंगूठी खरीदनी है। तो भाई ऐसे में आप मानकीकृत चिन्ह कौन से देखिए? तो सिल्क के लिए तो ये सिल्क मार्क का चिन्ह होता है, और ये सोने के लिए हॉलमार्क का चिन्ह होता है। तो ये आप बता सकते हो। 12वां प्रश्न है मुंसेल रंग चक्र के संदर्भ में रंगों को कैसे विभाजित किया जा सकता है? तो मुंसेल्स का जो डिवीजन है रंगों का, वो आपको बताना है। ठीक है। प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है। ये क्या है कि कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। ये जैसे कि आपका रेड, येलो, ब्लू, ये किसी और से नहीं मिलकर बनते। सेकेंडरी कलर, ये क्या है कि दो अलग अलग को मिला के बनते हैं, ऑरेंज, ग्रीन, वॉयलेट हो सकता है। फिर टर्शरी और इंटरमीडिएट, तृतीयक भी कुछ रंग होते हैं। ये क्या है कि एक प्राइमरी आपका एक प्राथमिक कलर और एक द्वितीयक कलर, इसको जोड़ के बन सकते हैं। ठीक है। रेड ऑरेंज, येलो ग्रीन, इस तरीके से। 13वां प्रश्न है तेजपाल हैज गॉट अपॉइंटेड एज अ बेल कैप्टन इन फ्रंट ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अ होटल। बेल कैप्टन बनाया गया है इसको फ्रंट ऑफिस का, एक होटल की। अब कौन इसके अंडर में काम करेगा? किसको ये अपनी रिपोर्ट देगा? बेल कैप्टन की ड्यूटी क्या होती है?
और जो फ्रंट ऑफिस के फंक्शन भी बताने हैं, विशेषताएं। सो बेल बॉयज विल बी अंडर हिम, बेल बॉय होंगे भाई, ये कैप्टन है तो इसके अंडर में जाहिर सी बात है बेल बॉय होंगे। और बेल कैप्टन का काम होता है ऑर्गेनाइज करना, सुपरवाइज करना और यूनिफॉर्म सर्विसेज और बेल बॉयज वगैरह को देखना, ठीक है, बैगेज मूवमेंट को देखना जब कोई आता है और जब कोई गेस्ट जाता है। और फ्रंट ऑफिस का काम यही होता है गेस्ट को वेलकम करना, रजिस्टरिंग करना, उनका साइन करवाना और उसके बाद रिकॉर्ड मेंटेन करना, चेकआउट चेक इन की डिटेल रखना, ये सब हो जाएगा। पेपर 3 जो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, अनसॉल्व्ड है, इसका आंसर की भी मैं आपको दे दूंगा, हालांकि आंसर की को आप बाद में देख लेना, पहले इसके क्वेश्चंस देख लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंग्लिश में है ये, आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। सो 1 2 3 ये क्वेश्चंस है, इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप। 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने। और फिर उसके बाद 9 और 10 ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए। और 11th क्वेश्चन है इस तरीके से। और उसके बाद फिर 12वां क्वेश्चन इस तरीके से है, इसको रीड मारिएगा, आप इसको कर लोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत से टर्म इसकी मतलब इंग्लिश में ही होती है, हिंदी मीडियम के अंदर भी। ये आपका 13वां प्रश्न है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। सो ये आपका पूरा पेपर हो गया, इसकी आंसर की भी आपको दिखा रहा हूँ, ये बाद में देखना, पहले खुद से लिखने की कोशिश करना, ठीक है। ये इसकी आंसर की है जो आपके सामने मैं चला रहा हूँ, ठीक है, इसको आप देख लेना बाद में, पहले आप खुद से कोशिश करना कि आप उसको सोल्व कर लो। और ये जब ही कर पाओगे जब आप मेरी चैप्टर वाइज वीडियो देखी होगी आपने सारी, प्लीज उस वीडियोस को देखना जाके, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, ठीक है। ये सब आपके आंसर की हो जाएंगे, ये अनसोल्व पेपर की, और इसको आप जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर रट के आप नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी थी, जब भी मैंने आपको 2-3 ये पेपर करवा दिए हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में हमारा, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, आगे भी हम आपकी मदद करते रहेंगे। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत